हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एलपीएम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और खूब मेहनत से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए आज की कक्षा आरंभ करते हैं। देखिए बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के प्रकरण है पद परिचय संज्ञा पद, इसका अध्ययन करेंगे। जैसा कि पद परिचय के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि पद परिचय होता क्या है। इसमें सारे ट्रिक को भी बताया गया है, जितने भी नियम हैं। 2 भागों में वीडियो बना है, उसको आप लोग देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। तो आज से हम लोग पद परिचय के अंतर्गत जितनी भी चीज़ें आती हैं उनको अलग अलग पूरा विस्तार से देखेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि पहले पद परिचय में आपने देखा कि शब्द और पद क्या होते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, शब्दों के मेल से भाषा बनती है, शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। तो शब्द और पद में क्या अंतर है? जैसे कोई शब्द दे दिया गया राम, तो राम शब्द क्या है? स्वतंत्र है। और जब यह किसी वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि राम आम खाता है, तो यह पद बन जाएगा, क्योंकि यह व्याकरण के नियमों से बन गया। तो शब्द और पद में यही अंतर है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके आगे कि अब हमें क्या पढ़ना है। पद के अंतर्गत विकारी और अविकारी 2 शब्द आते हैं। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। विकारी मतलब जिसमें परिवर्तन संभव हो, जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन होते हैं, उसे विकारी शब्द कहते हैं। और जिसमें लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तन नहीं होते, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द में क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 आते हैं। 4 4 8 हुए। और एक निपात, निपात में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ये भी अविकारी शब्द है। ठीक है, तो विकारी शब्द के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, जिसमें आज हम संज्ञा पद के बारे में पढ़ेंगे कि संज्ञा पद क्या है। तो बच्चों, संज्ञा की परिभाषा तो आप सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो परीक्षा में इसी को आप लिखकर पास होते हैं। ठीक है, तो साधारण अर्थ में आप समझिए कि संज्ञा का अर्थ होता है नाम। इस संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं सभी का कुछ न कुछ नाम है और वही नाम संज्ञा कहलाता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? संज्ञा के भेद 3 होते हैं। कौन कौन से? मुख्यतः 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 संज्ञाएं और हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। चलिए इन सब के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। संज्ञा पद, संज्ञा आपको पता चल गया, किसी भी वस्तु का जो नाम होता है वही संज्ञा है। और संज्ञा के भेद, संज्ञा के जो भेद होते हैं वो 3 होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3। यहां पर देखिए, पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, और जातिवाचक के अंतर्गत
है। तो संज्ञा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। और जातिवाचक के अंतर्गत 2 संज्ञाओं को और जोड़ा जाता है, द्रव्यवाचक और समूहवाचक को। तो अब आपको बताना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, किसको कहते हैं। परिभाषा में तो आप बता देंगे किसी व्यक्ति विशेष, प्राणी, भाव, गुण आदि दशा उषा को क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो आप इस चीज को समझाइए कि जैसे किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम जैसे हो गया मोहन है, सीता है, राम है, ठीक है। अगर कोई एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, भाव का नाम आता है तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे एलपीएम पब्लिक स्कूल एक स्कूल का नाम है, तो नाम है इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। अगर हम स्कूल बोल दें तो स्कूल में बहुत सारे स्कूल आएंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। और अगर अपने स्कूल का नाम ले लेंगे तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ठीक है। जातिवाचक क्या है, जिसमें पूरे जाति का बोध होता है। जैसे अगर हम बोल दिए आम, तो आम तो एक फल का नाम है, और अगर फल बोल दिए तो फल में बहुत सारे फल आएंगे, और फल में किसी एक का नाम बोल दिए तो वो व्यक्तिवाचक, और फल बोल दिए तो पूरी जाति का, पूरे समूह का बोध हो रहा है, ठीक है। तो यह जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जैसे मनुष्य, मनुष्य कह देने से इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं सभी मनुष्य के अंतर्गत आ जाएंगे, चाहे वह महिला हो या पुरुष, ठीक है। तो मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी का हम नाम ले लें कि नाम अगर हम ले लेते हैं जैसे रोहन, तो ये नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और अगर मनुष्य बोल दिए तो यह जातिवाचक संज्ञा है। अब जैसे हम बोल दिए पशु, तो पशु हमारा किस में आएगा, पशु का मतलब कि बहुत सारे पशु आ जा रहे हैं। और अगर किसी एक पशु का नाम ले लिए जैसे बकरी, तो बकरी क्या है, व्यक्तिवाचक। इसी तरह से पक्षी बोल देंगे तो पक्षियों में बहुत सारे पक्षी आ जाएंगे। और किसी एक पक्षी का नाम ले लिए जैसे गौरैया, तो ये व्यक्तिवाचक, और पक्षी जातिवाचक, ठीक है। तो इस तरह से जो पूरी जाति का बोध कराए, समूह का बोध कराए, ठीक है, वो सब किस में आते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। और भाववाचक संज्ञाएं क्या है, भाववाचक संज्ञाएं जिसे हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे एग्जाम में आप सब लिखेंगे, जो शब्द किसी गुण, दशा, भाव, अवस्था, स्वभाव का बोध कराते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। लेकिन समझने के लिए देखिए कि भाववाचक संज्ञाएं जो होती हैं इनको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे गुड़ मीठा होता है, खाने वाला जो गुड़ होता है आप सभी जानते होंगे, भेली, उसको गुड़ को भेली भी बोलते हैं, तो गुड़ मीठा होता है। तो जब हम गुड़ खाएंगे तो उसकी जो मिठास है उसको केवल महसूस कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, किसी को हम बता नहीं सकते, उसकी मिठास को हम छू नहीं सकते। और मान लीजिए बचपन, बचपन भी भाववाचक संज्ञा है। अगर हम बोले हमारा बचपन बहुत अच्छा था, तो क्या हम अपने बचपन को छू सकते हैं? नहीं, हम अपने बचपन को नहीं छू सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए जो चीज़ें हम केवल महसूस करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, अगर बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापा को हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं कि हाँ अब हम बूढ़े हो गए हैं, ठीक है। तो यह किसमें आएगा, भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आपका आता है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य मतलब तरल पदार्थ को भी द्रव्यवाचक कहते हैं, और अगर कोई धातु है, कठोर वस्तु, उसको भी द्रव्य बोलते हैं। जैसे लोहा, सोना, चांदी। और तरल पदार्थ में जैसे दूध हो गया, पानी है, तेल है, तो ये सब हमारे द्रव्यवाचक पदार्थ में आएंगे। और समूह में क्या होता है,
समूह में जैसे कोई झुंड हो गया, ठीक है, सभा हो गई, भीड़ है, परिवार है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे हाथियों का झुंड समूहवाचक के अंतर्गत आएगा, ठीक है। परिवार में कई सदस्य रहते हैं, वो भी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कोई सभा है या बाजार जा रहे हैं, बाजार में बहुत भीड़ है, तो ये सब कक्षा है, कक्षा में बच्चे रहते हैं, बहुत भीड़ होती है, ठीक है। कोई समिति है, सभा है, तो ये सब किस में आएंगे? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया आप सबको? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो उसे हमें जातिवाचक संज्ञा में कैसे प्रयोग करना है। मान लीजिए किसी का नाम है तो व्यक्तिवाचक, और जातिवाचक में कैसे प्रयोग करेंगे। जैसे हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र एक नाम है व्यक्ति का, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुआ। और अगर हम बोल दें, वाक्य बना दें, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, तो हरिश्चंद्रों ये क्या हो जाएगा? ये जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हरिश्चंद्रों से मतलब जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं, समझिए, आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, की कमी नहीं है। इसका मतलब आज भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। अगर हम किसी का नाम लेते हैं हरिश्चंद्र तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन हम यहाँ पर हरिश्चंद्रों बोल रहे हैं, इसका मतलब इसको हम जातिवाचक में बदल दिए हैं कि हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। हरिश्चंद्रों मतलब सत्यवादियों की, सत्यवादियों, ठीक है। अब जैसे बोल दें जयचंद्र, तो जयचंद्र किसी का नाम है इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और जयचंद्रों बोल दें तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे देश को, देखिए इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। देश को जयचंद्रों से सावधान रहना चाहिए, रहना चाहिए। देश को जयचंद्रों से सावधान रहना चाहिए। जयचंद्र व्यक्तिवाचक, जयचंद्रों किस में आएगा? जातिवाचक में। जयचंद्रों से सावधान रहने की बात की जा रही है, मतलब देशद्रोहियों से सावधान रहना चाहिए, देशद्रोही से, ठीक है। अगला देख लीजिए विभीषण। विभीषण मतलब किसी का नाम है व्यक्तिवाचक, तो इसे हमें जातिवाचक में कैसे बदलना है। जैसे एक वाक्य देखिए, वह तो विभीषण निकला, वह तो विभीषण नाम होता है, और इसको वाक्य में बना रहे हैं, तो इस वाक्य का अर्थ क्या है उस आधार पर इसको देखिए कैसे जातिवाचक बनेगा। वह तो विभीषण निकला, वह तो विभीषण निकला, घर वालों को ही धोखा दे गया, धोखा दे गया। वह तो विभीषण निकला, घर वालों को ही धोखा दे गया। इसको क्या कहेंगे? जैसे घर का भेदी, कोई घर में व्यक्ति है, घर का भेद सबको बता रहा है, इसी को बोलेंगे घर का भेदी। मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में
बदला गया। ठीक है, अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा में कैसे बदल सकते हैं। जैसे गांधी जी ने हरिजनों का उद्धार किया, तो गांधी जी ने क्या है ये, अगर हम गांधी जी ने बोलेंगे तो जातिवाचक है, लेकिन जब हम व्यक्तिवाचक में बदलेंगे तो हो जाएगा महात्मा गांधी ने हरिजनों का उद्धार किया। नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी बोलने से ये जातिवाचक हो गया, और इसको व्यक्तिवाचक में हम बोलेंगे कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और जातिवाचक में है पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी, तो इसको व्यक्तिवाचक में हम बदलेंगे, क्या बदलेंगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आ गया समझ में। इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हो जाएगा। जैसे बुराइयों से बचो, बुराई क्या है, बुराई भाववाचक संज्ञा है, तो इसको हम जातिवाचक संज्ञा में कैसे बदल सकते हैं, बदलेंगे कि बुराइयों से बचो, अंत में या यो शब्द के आधार पर हम बहुवचन का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, जब बहुवचन में प्रयुक्त हो जाएगी क्रिया तो वह जातिवाचक बन जाएगी। भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक में बनाने के लिए हमें एक वचन को बहुवचन में बनाना पड़ेगा। जैसे बुराई है तो बुराइयों से बचो, बुराइयों हो जाएगा। दूरी है तो दूरियां वाक्य के आधार पर हम बना लेंगे। जैसे आज देशों के बीच दूरियां समाप्त हो रही हैं, वह सफलता की ऊंचाई है तो ऊंचाइयां छू रहा है। एक वचन को बहुवचन में जब हम बदल देंगे तो यह जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। और किसी भी वाक्य का पद परिचय करते समय हमें वाक्य में सबसे पहले पद को ढूंढना होता है कि इसमें कौन सा पद है। पद के 5 भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण और एक अव्यय। और जब भी कोई वाक्य आता है इन 5 भेदों में से एक न एक चीज होता है। और अगर हम पद में ढूंढे, संज्ञा हमको मिल गया तो संज्ञा के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हमें लिखनी है पद परिचय के लिए, हमें वही चीज़ लिखना होता है। दूसरा कुछ लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मोहन खेलता है, तो इसमें मोहन जो है वो संज्ञा है। तो संज्ञा के अंतर्गत हमको क्या क्या लिखना है, लिंग, वचन और कारक। तो मोहन क्या है, कर्ता कारक है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, और लिंग कौन सा है, पुल्लिंग है। इस तरह से हम एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से इस पाठ को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब इस संज्ञा के अंतर्गत लिंग, वचन और कारक क्या होते हैं, इनको आप सबको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई पद में संज्ञा आता है तो उसमें हमें लिंग, वचन और कारक बताना होता है। तो लिंग किसे कहते हैं, आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, संज्ञा शब्द विकारी होते हैं। विकारी मतलब इसमें लिंग, वचन, कारक के अनुसार परिवर्तन होता है। शब्द के जिस रूप से यह पता चले कि वह स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध करा रहा है, उसे ही लिंग कहते हैं। और लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो इस तरह से हमें वाक्य में जो पद आएगा पद परिचय देना है। संज्ञा के अंतर्गत हमें लिंग बताना है और वचन बताना है। तो शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं, ये भी सबको पता होगा। हिंदी में वचन का ज्ञान होने के लिए शब्द के लिंग का सही ज्ञान होना आवश्यक है। जब तक हम लिंग को नहीं जानेंगे
तब तक हम वचन को भी नहीं समझ सकते, ठीक है। क्योंकि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन बनाने के अलग अलग नियम होते हैं। जैसे अगर पुल्लिंग शब्दों का बहुवचन बनाना है, छाता है तो बन जाएगा छाते, लड़का लड़के, घोड़ा घोड़े। स्त्रीलिंग है तो माता माताएं, लड़की लड़कियां, पुस्तक पुस्तकें, चूहा चूहिया। एक चीज देखिए, घोड़ा वचन के अंतर्गत देखिए यहाँ पर दिया है घोड़ा, और माता। तो वचन में देखिएगा घोड़ा और माता, तो घोड़ा आपको पता है कि ये पुल्लिंग है। घोड़ा क्या है? पुल्लिंग है, क्योंकि जब इसका हम वाक्य बनाएंगे सर्वनाम, क्रिया और विशेषण के आधार पर, तो बनेगा घोड़ा दौड़ता है। घोड़ा दौड़ती है नहीं, घोड़ा दौड़ता है, तो हो जाएगा पुल्लिंग। तो इसका पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। और इसका वचन जब हम बदलेंगे तो घोड़ा एक वचन है, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? इसका बहुवचन हो जाएगा घोड़े। दिखाई पड़ रहा है इधर? घोड़े। मतलब ये सबको पता है कि ये पुल्लिंग है। लिंग जब पता होगा तभी हम वचन को जानेंगे। तो घोड़ा एक वचन है, इसका बहुवचन हो जाएगा घोड़े, घोड़े, ठीक है। घोड़े यहाँ पर हम हिंदी में लेंगे घोड़े में, और यहाँ माता, तो यहाँ पर माता स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर भी आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा। तो घोड़ा का घोड़े इसलिए क्योंकि यह पुल्लिंग है, और माता का माते नहीं होगा, माताएं, इसलिए क्योंकि यह स्त्रीलिंग है। और जब भी एक चीज और ध्यान दीजिए, जब भी शिरोरेखा के ऊपर अगर कोई मात्रा नहीं है तब आप चंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे, और अगर कोई मात्रा है तब आप वहां पर चंद्र बिंदु का प्रयोग न करके केवल अनुस्वार का प्रयोग करेंगे। जैसे पुस्तक, पुस्तक है तो इसका बहुवचन आप बनाएंगे पुस्तकें। यहाँ पर बिंदी रहेगी, इस बिंदी को देखकर आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो चलिए अब आज के लिए इतना ही रहने दे रहे हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको अच्छे से अपनी फेयर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए धन्यवाद।